हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना फेवरेट चैनल लेकर के स्टडी टिबलेट। आज हम एनसीईआरटी की 10th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं। सरल भाषा में इसको समझेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इससे पहले जो बुक थी उसमें यूरोप के समाज के विषय में बारीकी से समझाया गया है, और इस बुक में जो नई लगी है और ये जो नई बुक आई है इसमें यूरोपीय समाज और इंडियन समाज को समानांतर लेकर के चला गया है, ताकि स्टूडेंट ये ध्यान में रख सके कि कहाँ पर क्या परिवर्तन हुए हैं। यूरोप में जब कुछ घटित हो रहा था तो हमारे इंडिया में क्या चल रहा था। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, और इस चैप्टर से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो प्रत्येक वीडियो को आप पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ें, समझें, आगे बढ़ें। एक एक वीडियो को हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हुए बढ़ना है। सरल भाषा में वीडियो चैप्टर को समझने से हमें ये बेनिफिट होता है कि हम अपने शब्दों में आंसर दे सकते हैं। तो आप इन वीडियोस को 2 से 3 बार ज़रूर देखें। जितना हो सके एकांत में इन वीडियो को ज़रूर देखा करें। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। मेडिवल सोसाइटी, यूरोप एंड इंडिया। मध्यकालीन समाज, यूरोप और भारत। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री इज बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। किसी भी देश की सामाजिक संरचना का आधार वहाँ का भौतिक पर्यावरण होता है। बट with the passage of time changes also took place in the social structure। लेकिन समय के साथ सामाजिक संरचना में परिवर्तन भी आते हैं। These changes are caused by the needs of society। ये जो परिवर्तन आते हैं इनका कारण समाज की आवश्यकताएं होती हैं। हिस्ट्री इज द साइंस ऑफ स्टडिंग दीज चेंजेस। और इतिहास इन्हीं परिवर्तनों का एक अध्ययन है, विज्ञान है। हिस्ट्री के विषय में बताया है कि ये इसका क्या विषय है, और नेक्स्ट देखते हैं। इट्स स्टडी शोज दैट द सोशल स्ट्रक्चर हैज़ बीन मूविंग फ्रॉम सिंपलिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ बताया है, इसके अध्ययन से पता चलता है कि सामाजिक संरचना सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर हो रही है। तो यहाँ पर जटिलता बताया, कॉम्प्लेक्सिटी। द सोशल स्ट्रक्चर इन द एंशिएंट पीरियड वाज सिंपल which became complex by the time of the medieval period। अब बताया है कि प्राचीन काल में सामाजिक संरचना सरल थी, जो मध्य काल तक आते आते जटिल हो गई थी। This period is considered to be the period of exploitation of the weak by the powerful। तो यहाँ बताया है यूरोप में मध्यकाल को अंध युग कहा गया है। इस कालखंड को वहाँ शक्तिशाली द्वारा कमजोर के शोषण का दौर माना जाता है। बहुत बढ़िया बात बताई गई है। सबसे पहले तो बताया गया है यूरोप में द मेडिवल पीरियड वाज कॉल्ड द डार्क एज। तो अंधकार का युग माना है इसे, और पावरफुल जो लोग थे उन्होंने कमज़ोर पर आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द वास्ट स्टेट्स इन यूरोप द फ्यूडल लॉर्ड्स स्टार्टेड परफॉर्मिंग ड्यूटीज ऑफ किंग।
तो यहाँ क्या बताया है, यूरोप में विशाल राज्यों के पतन के बाद सामंतों ने शासकीय दायित्व निभाने आरंभ कर दिए थे। Their rules was based on exploitation and enjoyment. उनके शासन का आधार शोषण और भोग विलास था। On the other hand, many changes took place in Indian society with the advent of Islam in the medieval period. बता रहा है, उनके शासन का आधार शोषण और भोगविलास था। दूसरी ओर भारतीय समाज में मध्यकाल में इस्लाम के आगमन से अनेक परिवर्तन हुए। कन्वर्जन टुक प्लेस फॉर द expansion of Islam, although it was only partially successful. इस्लाम के प्रसार के लिए धर्मांतरण हुआ, यद्यपि इसमें आंशिक सफलता ही मिल पाई। The Indian people strongly the foreign invaders in the medieval period. भारतीय जनता ने मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर प्रतिरोध किया। बहुत बढ़िया यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए आगे क्या कहा है। इन द प्रेजेंट चैप्टर वी विल स्टडी द फॉलोइंग। प्रस्तुत अध्याय में, जो ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम निम्नलिखित का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ मेडिवल सोसाइटी इन यूरोप। यूरोप में मध्यकालीन समाज की संरचना। नंबर 2, कंडीशन ऑफ वुमेन एंड पीजेंट इन यूरोप इन द मेडिवल पीरियड। मध्य काल में यूरोप में स्त्रियों और कृषकों की दशा। नंबर 3, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इन द मेडिवल पीरियड। मध्यकाल में भारत की सामाजिक संरचना। और नंबर 4, कंडीशन ऑफ पीजेंट स्लेव्स एंड वुमेन इन इंडियन इन द मेडिवल पीरियड। मध्यकाल में भारत में दासों और स्त्रियों की दशा। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर आगे। यहाँ से हमारे चैप्टर की मेन जो स्टडी है वो शुरू होती है। तो यूरोपियन सोसाइटी यानी कि यूरोपीय समाज। यूरोपियन सोसाइटी इन द मेडिवल पीरियड वाज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। मध्यकालीन यूरोपीय समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ था। The first class was of the clergy. Their main work was to serve God and take care of the order of the church. तो यहाँ बताया गया है कि पहला वर्ग जो है पादरियों का था। इनका मुख्य कार्य ईश्वर की सेवा करना और चर्च की व्यवस्था देखना था। Their main work के बाद हम देखते हैं The second class was that of the feudal lord, who had the responsibility of protecting society. तो दूसरा वर्ग जो है वो सामंतों का था, जिन पर समाज की रक्षा का भार था। The third class was that of the common people, who provided the means of living for both the upper class. तो यहाँ बताया तीसरा वर्ग सामान्य जन का था, जो ऊपरी दोनों वर्गों के लिए जीवन यापन के साधन जुटाता था। Generally, people believed that this division of society was based on divine will. सामान्यतः लोग मानते थे कि समाज का यह विभाजन ईश्वरीय इच्छा पर आधारित है। Therefore, इसलिए each class should be satisfied with its position. तो इसलिए सभी जो वर्ग थे वो अपनी अपनी पोजीशन से संतुष्ट थे। People believed that God had given birth to the people of a particular class with the qualities worthy of that class. क्या कहा है कि लोगों का मानना था कि वर्ग किसी विशेष को ईश्वर ने उसी वर्ग के योग्य गुणों के साथ जन्म दिया है और वो संतुष्ट भी हैं। A person with common qualities can neither become
ए प्रिस्ट नॉर ए फेडरल लॉर्ड। तो क्या कहा है? सामान्य गुणों से युक्त व्यक्ति न पादरी बन सकता है तथा न ही सामंत। तो बहुत अच्छी यहाँ पर एक बात बताई है कि गुणों के आधार पर ही वर्गों को बांटा गया था। तो नंबर 1 वर्ग देखते हैं, क्लर्जी यानी कि पादरी वर्ग। द स्टेटस ऑफ द क्लर्जी वाज द हाईएस्ट इन सोसाइटी। इनका जो पद था वो समाज में सबसे ऊंचा था। दे हैड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन यूरोपियन सोसाइटी। अब ये बता रहे हैं उनका यूरोपीय समाज पर गहरा प्रभाव रहता था। द क्लर्जी वर इंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ गॉड इन द चर्च। तो जो पादरी वर्ग था यह गिरजाघर में ईश्वर की सेवा में लगे रहते थे। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बातें बताई हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है। यूरोपीय समाज के विषय में बताया गया है। 9th क्लास में जो पुरानी बुक थी उसमें भी हमने यूरोप के विषय में गहराई से पढ़ा है। 10th क्लास में भी आने के बाद पुरानी ही बुक से हमने यूरोप के विषय में काफ़ी कुछ पढ़ा। अब हम नई बुक के माध्यम से भी बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं। आगे कह रहा है द कैथेड्रल और चर्च वर ए प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर क्रिश्चियन। तो यहाँ बताया गिरजाघर ईसाइयों का उपासना घर होता था। देयर वर इननुमरेबल चर्चेज इन ऑल पार्ट ऑफ यूरोप। तो यूरोप के सभी भागों में असंख्य गिरजाघर थे। आगे बता रहे सम ऑफ विच वर स्मॉल एंड सम वर बिग। कुछ छोटे थे तो कुछ बड़े थे। सम चर्चेज हैड लार्ज रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। तो कुछ चर्च के पास जो है बहुत ही विशाल संपत्ति होती थी, जमीन होती थी। द कैथेड्रल बेल वाज रंग टू कॉल पीपल टू प्रेयर। तो कह रहा है कैथेड्रल बेल वाज रंग टू कॉल पीपल टू प्रेयर। तो बहुत ही बढ़िया बात बताई है। गिरजाघर की घंटी लोगों को प्रार्थना के लिए जो है आह्वान करती थी। तो ये भी बहुत अच्छी बात बताई है। इट आल्सो इन्फॉर्म्ड देम ऑफ डेंजर। और यहाँ बताया गया है यह उन्हें खतरे की सूचना भी देती थी। जब कोई खतरा होता था तो ये चर्च की बेल जो है बजने लग जाती थी। People also believed that the sound of the bell had the power to protect against storm and ghost। तो लोगों का यह भी विश्वास था कि घंटी की ध्वनि में तूफान और भूत प्रेत से रक्षा करने की शक्ति है। आगे क्या कह रहा है? These clergy were a type of land owner। तो ये पादरी एक प्रकार के भूस्वामी होते थे। These clergy used the income from the land for their personal interest। अब कह रहा है भूमि से प्राप्त आय का उपयोग ये पादरी अपने निजी हितों के लिए करते थे। इसके बाद क्या कह रहा है? द किंग एंड फेडरल लॉर्ड यूज्ड टू कंसल्ट देम। और जो राजा और सामंत होते थे वो इनसे परामर्श लेते थे। मैनी स्मॉल फेडरल लॉर्ड्स आल्सो टुक लोन्स फ्रॉम देम। और छोटे जो सामंत थे वो इनसे लोन भी लेते थे, उधार भी लेते थे। द क्लर्जी ऑफ द ग्रेट कैथेड्रल lived in beautiful places, wore gaudy silk robes, gems and kept horses। तो बड़े गिरजाघर के पादरी सुंदर महलों में रहते थे, भड़कीले रेशमी वस्त्र पहनते थे, रत्न पहनते थे, घोड़े रखते थे
इसके बाद भी बहुत सी बातें बताई गई हैं। इन एडिशन to the senior clergy, there was another category of clergy which included the junior clergy। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, बड़े पादरियों के अतिरिक्त पादरियों की एक अन्य श्रेणी थी जिसमें छोटे पादरी आते थे। It was the custodian of a small church which was located in a distant village। और वे छोटे गिरजाघरों के संरक्षक होते थे जो दूर किसी गांव में स्थित होता था। तो आगे क्या बता रहा है, ये भी बहुत ही बढ़िया बात हमें। तो आगे कह रहा है, they were mainly the sons of ordinary peasants और craftsmen। तो यहाँ कह रहा है ये मुख्यतः साधारण किसानों और शिल्पियों के पुत्र होते थे। In their childhood, for little money, they took a vow to serve the church and started doing petty church work। बचपन में थोड़े से धन के लालच में ये चर्च की सेवा का प्रण लेकर चर्च के छोटे मोटे काम करने लग जाते थे। आगे कह रहा है, When a feudal lord built a church in the village, जब विलेज में गांव में कोई सामंत गिरजाघर का निर्माण करता था तो he used to appoint these clergy there। तो वह इन पादरियों को वहां नियुक्त कर देते थे या कर देता था। आगे क्या बताया है तो देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम ए हाउस दीज प्रीस्ट्स आल्सो हैड सम लैंड। अब ये कह रहा है कि इन पादरियों के पास एक मकान के अतिरिक्त कुछ भूमि भी होती थी। द विलेजर्स यूज्ड to give 1/10 of their income to the church। और जो ग्रामवासी थे अपनी आय का 10वां भाग जो है चर्च को देते थे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं तो 10वां हिस्सा जो है वो अपनी इनकम का देते थे। Unlike the senior clergy, these junior clergy were not highly educated। और बड़े पादरियों की तरह ये छोटे पादरी अधिक पढ़े लिखे नहीं होते थे। They were examined by the high priest bishops before being ordained to the church। गिरजाघर में नियुक्त करने से पहले बड़े पादरी या बिशप्स द्वारा इनकी परीक्षा ली जाती थी। These exam was only in name। और यह परीक्षा केवल नाम मात्र की होती थी। फिर बताया गया है, These priests could neither write nor speak Latin। इन पादरियों को न तो लैटिन भाषा लिखनी आती थी और न ही बोलनी आती थी। तो ये भी बहुत ही ज्ञानवर्धक बात बताई गई है हमें। Even for prayers they used only the local language। ये प्रेयर के लिए प्रार्थना के समय जो है केवल लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। These clergy lived like peasant। और बताया है ये पादरी जो है किसानों की तरह रहते थे। और they used to work like peasant but the rights related to birth, marriage and death were considered incomplete without them। अब कह रहे हैं किसानों की तरह ही काम करते थे लेकिन जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित संस्कार इनके बिना पूरे नहीं माने जाते थे। Some clergy used to rent church। और कुछ पादरी जो हैं गिरजाघरों को किराए पर लगा देते थे। तो some of them used to sell the
गोल्ड एंड सिल्वर यूटेंसिल। तो कुछ गिरजाघरों के सोना चांदी के पूजा पात्रों को बेच डालते थे। Some people used to gamble in the church, and some were involved in brawls there. कुछ लोग गिरजाघर में ही जुआ खेलते थे और कुछ वहीं झगड़ पड़ते थे। तो बहुत ही यहाँ पर जो है यूरोपीय समाज के विषय में बताया है कि गिरजाघर होते थे उस समय और ये वर्ग होते थे और गिरजाघर में किसका क्या काम होता था, ये सारी बातें बताई। नंबर 2 है फ्यूडल क्लास। इन मेडिवल यूरोप देयर वाज एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ फ्यूडल लॉर्ड। मध्यकालीन यूरोप में सामंतों का एक महत्वपूर्ण वर्ग था। देयर मेन फंक्शन वाज टू प्रोवाइड जस्टिस एंड प्रोटेक्शन। और इनका जो मुख्य कार्य था वो क्या था, ये न्याय करना और सुरक्षा प्रदान करना इनका मुख्य कार्य था। दे हैड राइट्स ओवर द लैंड बट दीज फ्यूडल लेकिन इन सामंतों भूमि पर इन्हीं का अधिकार था, लेकिन इन्हीं सामंतों के भी अनेक उपवर्ग थे। लॉर्ड्स आल्सो हैड मैनी सब क्लासेज, तो इनके उपवर्ग भी थे। दिस वाज द मेन रूलिंग क्लास। तो यहाँ बताया गया यह यूरोपीय समाज का शासकीय वर्ग था। और लार्ज लैंड ओनर्स वर कॉल्ड काउंट और लॉर्ड्स। From childhood, they developed in them qualities like physical ability, quick judgment, giving orders, and obedience. तो यहाँ बताया गया है कि बड़े भूस्वामी काउंट या लॉर्ड कहलाते थे। शारीरिक क्षमता, तत्काल निर्णय, आदेश देने व आज्ञा पालन के गुण इनमें बचपन से ही विकसित किए जाते थे। तो आगे देखिए, they were given education in warfare, hunting and horse riding. The feudal lords used to do justice by sitting in the court. They had a platoon of soldiers whose task was the participate in the war. तो अब ये बता रहे हैं कि इन्हें युद्ध विद्या, आखेट, उचित खानपान और घुड़सवारी की शिक्षा दी जाती थी। सामंत न्यायालय में बैठकर न्याय करते थे। इनके पास सैनिकों की एक टुकड़ी होती थी जिसका मुख्य कार्य युद्ध में भाग लेना होता था। लैंड वाज ओन्ड बाय द स्टेट एंड इट यूज्ड टू प्रोवाइड द लैंड अमोंग बिग फ्यूडेटरीज। तो बताया गया है कि सामंत का स्वामित्व राज्य के पास था और वह भूमि को बड़े सामंतों में बांट देता था। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी बात बताई है। बाय डिवाइडिंग द सेम लैंड इनटू स्मॉलर फ्यूडल लॉर्ड्स दे मेड देम लैंडलॉर्ड्स। और बांट देता था न्यायालय उसमें, और उसकी भूमि को बड़े सामंत अपने से छोटे सामंतों में बांटकर उन्हें भूस्वामी बना देते थे। तो एवरी स्मॉल लैंड ओनर हैड टू रेंडर मिलिट्री सर्विस टू ए लैंड लॉर्ड बिगर देन हिमसेल्फ। तो अब ये बता रहा है प्रत्येक छोटे भूस्वामी को अपने से बड़े भूस्वामी की सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। फॉर दिस रीजन they had to keep a military contingent so that the lord could be provided with help in time. तो यहाँ बताया इसी कारण इन्हें सैनिक टुकड़ी रखनी पड़ती थी ताकि समय पर स्वामी की सहायता की जा सके। और द लाइफ ऑफ द फ्यूडेटरीज वाज प्रोस्पेरस। तो
जो सामंत है उसका जीवन वैभवशाली होता था, सामंतों का जीवन वैभवशाली होता था। The lived in big places. They used to wear valuable clothes and they had thousands of acres of land. They had dozens of servants in addition to the clergy and the inner guard. तो यहाँ क्या बताया गया है, वे बड़े महलों में रहते थे, बहुमूल्य वस्त्र धारण करते थे और इनके पास हजारों एकड़ भूमि होती थी। इनके यहाँ पादरी, अंतपुर प्रहरी के अतिरिक्त दर्जनों नौकर चाकर भी होते थे। These states of small feudal lord were called fiefs or manors. The manors consisted of a fort and hundreds of acres of land. The landlord of the manor used to get the slaves peasant to do agriculture on his land, did justice and also provided military assistance to his master when he needed it. तो बताया गया है छोटे सामंतों की भू संपदा को जागीर या मैनर कहा जाता था। मैनर में एक किला और सैकड़ों एकड़ भूमि होती थी। मैनर का भूस्वामी अपनी भूमि पर दास किसानों से कृषि करवाता था, न्याय करता था, आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वामी को सैनिक सहायता भी देता था। तो आगे बताया है The structure and decoration of the forts of his manor were simple. He held every bit of information about the outside world. He was interested in music and dance. तो इनके मैनर के किले की रचना और सजावट साधारण होती थी। वे बाहरी दुनिया की प्रत्येक बड़ी सूचना रखते थे। उनकी संगीत और नृत्य में जो है रुचि होती थी। He used to wear gaudy and colorful clothes along with precious gown and put garlands and rings around their necks. वे बहुमूल्य गाउन के साथ साथ भड़कीले व रंगीन वस्त्र पहनते थे तथा गले में माला तथा अंगूठी डालते थे। Beating the wife in anger, killing the servant, etc. was a part of his habits. क्रोधित होकर पत्नी को पीटना, नौकर को मारना आदि उनकी आदतों का भाग था। तो ये थे पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 देखते हैं कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल यहाँ पर थर्ड जो स्टेट का जो थर्ड भाग है, वर्ग है, तीसरा वर्ग, उसके विषय में देखते हैं। कॉमन पीपल यानी कि साधारण जन। The third class of medieval society was the common people apart from the clergy and the feudal lords. The work of this class was the produce resources and food items for the upper classes. The work of the first class was to pray. The work of the second class was to protect, and the work of this class was to produce for both and upper classes. तो देखिए कितने अच्छे तरीके से बताया है। मध्यकालीन समाज का तीसरा वर्ग पादरियों और सामंतों से अलग सामान्य जन था। इस वर्ग का काम ऊपरी वर्गों के लिए संसाधन और खाद्य सामग्री जुटाना था। पहले वर्ग का काम प्रार्थना करना, दूसरे वर्ग का काम रक्षा करना, तो इस वर्ग का काम दोनों समाजों के लिए उत्पादन करना था। तो देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर बताया है आप लोगों को। और द वर्क ऑफ द फर्स्ट क्लास वाज टू प्रे बताया है, और सेकंड जो है प्रोटेक्शन करता है, और तीसरा जो है वो प्रोड्यूस करता है दोनों के लिए।
तो द मेडिवल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, और जो मध्यकालीन व्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी। Therefore, a large number of peasants were included in this class. तो बताया है, अतः इस वर्ग में बड़ी संख्या में किसानों की संख्या होती थी। और इसमें क्या बताया है कि in the agriculture based economy of medieval Europe and peasant who met the needs like bread, meat and leather was also considered the property to the landowners. तो यहाँ क्या बताया है, कृषि आधारित मध्यकालीन यूरोपीय अर्थ माना जाता था। तो अर्थ क्या माना जाता था, यूरोपीय मध्यकालीन व्यवस्था में रोटी, मांस, चमड़ा जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान भी भूस्वामियों की संपत्ति माना जाता था। He used to work for the landowner on his land. The landowner used to give him land to plug. He got only a part of the produce. He also gave 1/10 of the part to the church. तो यहाँ भी वही बात बताई गई है, वह भूस्वामी की भूमि पर भूस्वामी के लिए काम करता था। भूस्वामी उसे जोतने के लिए भूमि देता था, उसे उपज का केवल कुछ भाग ही प्राप्त होता था। उस भाग में से भी 10वां भाग वह चर्च को दे देता था। तो देखिए कितनी बढ़िया बात यहाँ पर बताई गई है। और आगे बताया गया फॉर हिज लिविंग, और उसके रहने के लिए और उसके गुजारे के लिए बताया है। फॉर हिज लिविंग ही हैड ए हट ऑफ टच in which his animal also took shelter during the raining and winter season. तो क्या बताया है कि उसके रहने के लिए उसकी घास फूस की एक झोपड़ी होती थी, जिसमें वर्षा और सर्दी के मौसम में बताया है उसके पशु भी शरण ले लेते थे। तो बहुत ही यहाँ पर दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। These people lived the life of slaves. They could not even marry of their children without the permission of the Lord. These people could not live the manner of the Lord or feudal lord. तो यहाँ बताया है ये लोग दासों का जीवन व्यतीत करते थे। स्वामी या लॉर्ड की अनुमति के बिना ये अपने बच्चे के विवाह तक नहीं कर सकते थे। स्वामी या सामंत की जागीर को ये लोग छोड़कर नहीं जा सकते थे। तो बाउंडेशन है यहाँ पर। फिर आगे क्या बता रहा है देखिए, इन एडिशन टू फार्मिंग ऑन द ओनर्स लैंड ही हैड टू डू मैनी वर्क्स एट द ओनर्स हाउस फॉर विच ही वाज नॉट इवन पेड। तो यहाँ क्या बताया गया है, स्वामी की भूमि पर खेती के अतिरिक्त स्वामी के घर पर इनको अनेक काम करने पड़ते थे, जिनका इन्हें पारिश्रमिक भी नहीं मिलता था, कोई वेतन नहीं मिलता था। दिस टाइप ऑफ वर्क वाज कॉल्ड फोर्स लेबर. His entire family had to do this forced labor. Apart from working in the fields of the feudal lords, they had to grind wheat in their mill and bake bread in the oven as well. इस प्रकार के कार्यों को बेगार कहा जाता था। यह बेगार इनके पूरे परिवार को करनी पड़ती थी। सामंत के खेतों में काम करने के अतिरिक्त उन्हें
उसकी चक्की में गेहूं पिसवाने के साथ साथ तंदूर में रोटी भी पकवानी पड़ती थी। यहाँ तक हमने 3 पार्ट देखे हैं और बहुत ही बढ़िया यहाँ वर्णन हुआ है यूरोपीय समाज के विषय में। अब हम 4th पोर्शन देखेंगे। इसका 4था पार्ट क्या है, सुपरस्टिशंस के विषय में जानेंगे। सुपरस्टिशंस क्या है ये देखेंगे। 4th पॉइंट है हमारा इस चैप्टर का सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मीनिंग है अंधविश्वास। Superstitious were everywhere in European society. For the villagers, there was an inseparable relationship between the church and the miracle. यूरोपियन समाज में सर्वत्र अंधविश्वास का बोलबाला था। ग्रामवासियों के लिए चर्च और चमत्कार में अभिन्न संबंध था। Peasants used to sprinkle the water of baptism on the crops and give it to the animals. The wise clergy were opposed to superstition and miracles, but their influence was limited. बता रहा है कि किसान बपतिस्मा का जल फसलों पर छिड़कते थे तथा पशुओं को पिला देते थे। बुद्धिमान पादरी अंधविश्वासों और चमत्कारों के विरोधी थे, लेकिन उनका प्रभाव सीमित था। तो बपतिस्म क्या है ये? बपतिस्म देखते हैं, रिलीजियस बाथ, इसको बोलते हैं रिलीजियस बाथ, यानी कि धार्मिक स्नान। ए रिलीजियस एक्ट परफॉर्म्ड इन क्रिश्चियनिटी टू बेथ और टू ग्रांट ए पर्सन मेंबरशिप ऑफ द चर्च। तो यहाँ बताया है ईसाई धर्म में प्रक्षालन करने या किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्यता देने के लिए की जाने वाली धार्मिक क्रिया को बोलते हैं बपतिस्मा। तो आगे यहाँ पर कुछ और भी पैराग्राफ में बताया गया है, देख लेते हैं। यहाँ इस एक साइड में ये पहरा है, इसमें बताया गया है पीजेंट्स ऑफ मेडिवल यूरोपियन द इकोनॉमी in Europe was based on agriculture, in which land was of importance. The king had a monopoly on the land. तो यहाँ क्या बताया है? मध्यकालीन यूरोपीय किसानों के विषय में बताया जा रहा है। यूरोप में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, जिसमें भूमि का बड़ा महत्व था और भूमि पर राजा का एकाधिकार होता था। द किंग हैड ए मोनोपोली का मतलब है राजा का एकाधिकार होता था भूमि पर। ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द लैंड अमोंग द फ्यूडेटरीज। The feudatories used to distribute it among the small feudal lords, who used to get the peasants to do the farming. तो देखिए कैसे भूमि का यहाँ खेल खेला जाता था। वह भूमि सामंतों में बांट देता था, जो राजा था, और सामंत उसे उप सामंतों में बांट देते थे, अपने से छोटे सामंतों में बांटते थे, किसानों से खेती करवाते थे। तो इस तरह से भूमि का बंटवारा होता था। देयर वर सेवरल कैटेगरीज ऑफ पीजेंट। सम पीजेंट्स हैड देयर ओन लैंड। दे वर कॉल्ड इंडिपेंडेंट पीजेंट्स, but their number in society was small. A large number of peasants were semi-agriculturists who cultivated the land of the feudal lord. तो यहाँ बताया गया है कि कुछ किसानों की अपनी जमीन होती थी, इन्हें स्वतंत्र किसान कहा जाता था, लेकिन समाज में इनकी संख्या कम थी। किसानों में बड़ी संख्या अर्ध कृषकों की थी, जो सामंत की जमीन पर खेती करते थे। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बात हमें पता चली है। आगे देखते हैं।
आगे बताया जा रहा है कि ए लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट वर सेमी एग्रीकल्चरिस्ट हु कल्टिवेटेड द लैंड ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स, यानी कि वो जो बहुत बड़ी मात्रा में अर्ध कृषक थे वो सामंतों के लिए जो है खेती करते थे, फसलें उगाते थे। They were tied to that land. If the land was taken by some other lord, then the new owner became the owner of these semi-slaves, who got a nominal share of the produce. तो यहाँ बताया गया है ये जमीन के साथ ही बंधे होते थे जो ये अर्धकृषक लोग थे। यदि जमीन कोई दूसरा सामंत ले लेता था तो इन अर्धदासों का स्वामी भी वही हो जाता था। इन्हें उपज का नाम मात्र का भाग मिलता था। They could not leave the land and go anywhere as it was considered illegal. They were also called a villein. They were a symbol of ignorance. तो यहाँ बताया गया है, बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ बातें पता चल रही हैं। ये ज़मीन छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे, इसे गैर कानूनी माना जाता था, इनको विलेन भी कहा जाता था। ये अज्ञानता का प्रतीक थे। यूरोप में अनेक कहावतें प्रचलित थी। तो देखते हैं कौन सी कहावतें जो हैं प्रचलित थी। Many proverbs were prevalent in Europe, such as the brain of the peasant is made of stone, in which thoughts cannot enter. They faint due to the aroma. No other water can touch their faces except rain water, etc. तो यहाँ बताया गया है कि ये अज्ञानता के प्रतीक थे। यूरोप में अनेक कहावतें प्रचलित थी, जैसे किसान का मस्तिष्क वज्र का होता है जिसमें विचार प्रवेश नहीं कर सकते, सुगंध से वे बेहोश हो जाते हैं, वर्षा के जल के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का जल उन्हें चेहरे को नहीं छूता। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बातें बताई गई हैं। देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है। लाइफ इन क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज, ये कह रहा है ईसाई मठों में जीवन। तो देख लेते हैं। मोनेस्टिसिज्म फ्लोरिश्ड इन यूरोपियन बिटवीन द 3rd to 6th centuries. These monasteries had an important place in medieval society. Solitary monk lived in monasteries. The monasteries also had large land property. क्या कह रहा है, यूरोप में 3री से 6ठी शताब्दी के बीच मठवाद का विकास हुआ। मध्यकालीन समाज में इन मठों का अलग महत्वपूर्ण स्थान था। मठों में एकांतवासी तथा विरक्त भिक्षु रहते थे। मठों के पास भी बड़ी भू संपत्ति होती थी। तो यहाँ बहुत ही बढ़िया बातें बताई गई हैं। तो देखिए, दे वर इंडिपेंडेंट, ईच मोनेस्ट्री हैड इट्स ओन प्रेयर हॉल्स, fields, gardens and barns. Slaves were busy. There was a special worship at midnight, which was announced by the big bell ringing in the monastery. तो यहाँ क्या बताया गया है, मठों के पास भी भू संपत्तियाँ होती थी। ये आत्मनिर्भर थे। प्रत्येक मठ के अपने प्रार्थना कक्ष, खेत, बाग और खलिहान होते थे। इनकी जीवन यात्रा व्यस्त होती थी। आधी रात को उन्हें विशेष पूजा करनी होती थी, जिसकी सूचना उन्हें मठ में बजने वाला बड़ा घंटा देता था। After worship, a monk usually fall asleep again. Getting up in the morning, they used to participate in the morning prayer again till afternoon. They spent their time in study and after contemplation. After taking
a short rest after lunch. They did work like copying the Bible, working in the garden, fishing, drying leather, making idols and bread. तो देखिए क्या बातें यहाँ बताई जा रही हैं। तो पूजा करने के बाद ये पुनः सो जाते थे और सुबह उठकर ये प्रातःकालीन प्रार्थना में भाग लेते थे। दोपहर तक ये अध्ययन व चिंतन में अपना समय व्यतीत करते थे। दोपहर के भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम करके बाइबिल के प्रतिलिपि तैयार करने, बाग में काम करने, मछली पकड़ने, चमड़ा सुखाने, मूर्ति बनाने और रोटी सेकने जैसे कार्य करते थे। बहुत बढ़िया यहाँ बातें बताई गई हैं। तो देखिए, दे वेंट टू स्लीप आफ्टर प्रेइंग एंड हैविंग फूड इन द इवनिंग। The abbot ran the monastery. Under the abbot, assistant abbots were appointed to assist him. The abbot and the assistant abbots were generally like feudal lords. तो क्या बताया गया है, देखिए, ये संध्या कालीन प्रार्थना करने और भोजन करने के बाद सोने चले जाते थे। मठ का संचालन मठाधीश करता था। मठाधीश के नीचे सहायता करने वाले सहायक मठाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। मठाधीश व सहायक मठाधीश सामान्यतः सामंत ही होते थे। आगे बताया है, देयर लाइफ वाज लग्जरियस बट इट वाज बेस्ड ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द मोनास्ट्री. दिस कोड ऑफ कंडक्ट वाज बेस्ड ऑन simplicity. Like monks, nuns also had monasteries. Their life was based on a certain discipline, but their monasteries were not as prosperous as the monasteries of the monks. तो इनका जीवन वैभवशाली होता था, लेकिन इनका जीवन मठ की आचार संहिताओं के पर आधारित होता था। यह आचार संहिता सादगी पर आधारित होती थी। भिक्षुओं की तरह भिक्षुणियों के भी मठ होते थे। उनका जीवन निश्चित अनुशासन पर आधारित था, लेकिन उनके मठ भिक्षु मठों की तरह समृद्ध नहीं थे। तो बहुत ही जानकारी हमें यहाँ से मिल रही है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का पहरा है वो हमें बता रहा है, पहरा नंबर 6, लाइफ ऑफ वुमेन, महिलाओं यानी कि स्त्रियों का जीवन यूरोपीय समाज में देखते हैं। इन मिडिवल Europe, the women of the feudal class lived a luxurious life. They were fond of decoration and playing different types of games. In the absence of their husbands, they had to play the role of lord of the manor or fief. तो यहाँ क्या बताया गया है, मध्यकालीन यूरोप में सामंत वर्ग की स्त्रियां वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी। सजना संवरना तथा विभिन्न प्रकार के खेल खेलना उनका शौक होता था। पति की अनुपस्थिति में मैनर और जागीर में उन्हें स्वामी की भूमिका निभानी पड़ती थी। Main job was to hire the servants of the manor. Their days were spent in the care of the milking animals, in the gardens and in the kitchen. Women who used to wear embroidery, weaving, sometimes even used weapon to protect the manor. तो यहाँ क्या बताया गया है, देखिए, और भी बहुत बढ़िया बातें बताई हैं। जागीर या मैनर के
नौकरों के से काम लेना उनका मुख्य कार्य था। दूध देने वाले पशुओं, बगीचों व रसोई घर की देखभाल में उनका दिन व्यतीत होता था। कढ़ाई बुनाई का काम करने वाली महिलाएं कई बार तो मैनर की रक्षा के लिए शस्त्र तक धारण कर लेती थी। Many women of the upper class were also skilled at horse riding, hunting, and weapon handling. Maintaining physical beauty was taught to them in childhood, but the lives of ordinary women or farmers were very painful. तो यहाँ बताया गया है कि उच्च वर्ग की कई स्त्रियां घुड़सवारी, आखेट और अस्त्र संचालन में भी दक्ष होती थी। पति को प्रसन्न रखना और शारीरिक सुंदरता बनाए रखने के गुण उन्हें बचपन में ही सिखा दिए जाते थे, लेकिन सामान्य जन या किसानों की स्त्रियों का जीवन बड़ा कष्टपूर्ण था। तो she had to work on the owner's land with her husband throughout the day. She was also the maid servant of her husband's master. Her whole life was spent in the service of the Lord. She was also controlled by the wife of the feudal lord. तो यहाँ बताया गया है आगे, उन्हें दिन भर पति के साथ स्वामी की भूमि पर काम करना पड़ता था। वे भी पति के स्वामी की दासी होती थी। उनका पूरा जीवन स्वामी की सेवा में ही व्यतीत होता था। उन पर सामंत की पत्नी का भी नियंत्रण रहता था। तो ये था यूरोपीय समाज में महिलाओं की स्थिति ऐसी थी, बड़ी ही दयनीय स्थिति थी। आगे देखते हैं। तो 7th नंबर पैराग्राफ क्या कह रहा है देखते हैं। मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साधन। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स वर सेलिब्रेटेड विद enthusiasm in medieval Europe. The Easter was celebrated with dance, music, and a mass feast. Special dishes were prepared on the occasion of Easter. Going to the church on special occasion was also a celebration. People were also interested in archery in England. तो देखिए क्या बताया गया है। मध्यकालीन यूरोप में त्योहारों व उत्सव उत्साह के साथ मनाए जाते थे। बड़े दिन का उत्सव नृत्य, संगीत व सामूहिक भोज द्वारा मनाया जाता था। ईस्टर के अवसर पर विशेष प्रकार के व्यंजन बनते थे। विशेष अवसरों पर गिरजाघर में जाना भी उत्सव ही था। इंग्लैंड में धनुर्विद्या में भी लोगों की रुचि होती थी। Medieval fairs were also a source of entertainment for the people. Here on one hand, goods were bought, and on the other hand, jugglers and magicians used to show their tricks. तो यहाँ क्या बताया गया है। मध्यकालीन मेले भी लोगों के मनोरंजन का स्रोत थे। यहाँ एक और सामान खरीदा जाता तो वहीं दूसरी ओर बाजीगर व जादूगर अपना खेल दिखाते। तो ये बात बताई गई है। People of the upper class were often interested in songs and music. On the occasion of the marriage of upper class, song and music provided opportunities for entertainment for the common people.
The sport of skating was popular in the winter. Fishing was also a means of entertainment. तो बताया गया है यहाँ पर गीत संगीत में प्राय उच्च वर्ग के लोग ही रुचि रखते थे। उच्च वर्ग के विवाह के अवसर पर गीत संगीत सामान्य जन को मनोरंजन के अवसर प्रदान करता था। सर्दियों में स्केटिंग का खेल लोकप्रिय था। मछली पकड़ना भी मनोरंजन का साधन था। तो ये बहुत बढ़िया बातें पता चल रही हैं हमें यूरोप की कल्चर के विषय में। तो यहाँ पहरा नंबर 8 है। 8 नंबर पहरे में क्या बताया गया है, देखिए। वारफेयर का मतलब है सामरिकता। सामरिकता क्या होती है अभी हमें पता चलेगा। वार वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ medieval European life. In medieval Europe, people of the warrior class were called knights. Half of his life was spent in war and the remaining half in caring for his wounds. तो युद्ध मध्यकालीन यूरोपीय जीवन का महत्वपूर्ण अंग था। मध्यकालीन यूरोप में योद्धा वर्ग के लोग नाइट कहलाते थे। इनका आधा जीवन युद्धों में तथा शेष आधा जख्मों को सहलाने में व्यतीत होता था। ट्रेनिंग वाज गिवन टू दी नाइट्स। जनरली एवरी feudal lords wanted to give that training to his son. अब यहाँ क्या बताया गया है कि नाइट्स बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। सामान्यतः प्रत्येक सामंत अपने पुत्र को यह प्रशिक्षण दिलाता था। फिर आगे बताया गया है, द बॉय who became a knight had to get training in horse riding, inventory and armament by staying with a feudal lords who had attained the title of a knight. On the completion of his training, a festival was organized in which the apprentice was awarded the title of knight. तो बहुत ही बढ़िया यहाँ बात बताई गई है। नाइट बनने वाले बालक को किसी नाइट की उपाधि प्राप्त किए सामंत के पास रहकर घुड़सवारी, वीरता व शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता था। उसकी शिक्षा पूर्ण होने पर एक उत्सव का आयोजन किया जाता था जिसमें प्रशिक्षु को नाइट की उपाधि प्रदान की जाती थी। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पता चल रही है हमें। ऑन द कंप्लीशन ऑफ हिज ट्रेनिंग ए फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता था। फिर इसके बाद जो है नाइट की उपाधि दी जाती थी। Conflicts between feudal lords were common in medieval Europe. The biggest role in this struggle was played by these knights. The knights used to keep shields, lancet, a spear, an axe, a knife, and a club. तो यहाँ जो चीज़ें बताई गई हैं उनके विषय में देख लेते हैं। क्या बताया है कि मध्यकालीन यूरोप में सामंतों के बीच संघर्ष साधारण बात थी। इस संघर्ष में सबसे अधिक भूमिका इन नाइट की होती थी। नाइट ढाल, सिरा, शस्त्रान, भाला, बर्छी, चाकू व मुखदर रखता था। ये सब चीज़ें वो अपने साथ रखता था। ही वॉज ए माउंटेड वॉरियर हु प्लेड ए डिसिसिव रोल इन द वार। टू बी killed in battle was a sign of his bravery. During the war, sometimes there were also battles between two knights or warriors.
तो यहाँ बताया गया है वह जिरह बख्तर भी रखता था, धारण करता था। वह एक घुड़सवार योद्धा होता था जो युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाता था। युद्ध में मरना और मारना उसकी वीरता का परिचायक था। युद्धों के दौरान कई बार 2 नाइट या योद्धाओं के युद्ध भी होते थे। आगे एक पहरा है नाइट के विषय में, यहाँ नॉलेज हमें मिलेगी, पढ़ के देखते हैं हम इसको। नाइट ए टाइटल in the medieval period. This title was obtained by horse-mounted warriors. It was a symbol of bravery that showed that the holder was a protector of people. This title was obtained from a knight only by becoming his disciple. तो क्या बताया है, एक नाइट की उपाधि के विषय में बताया है। एक उपाधि है, मध्य काल में यह उपाधि घुड़सवार योद्धा प्राप्त करते थे और यह वीरता और अत्याचारों से रक्षा का प्रतीक थी। यह उपाधि किसी नाइट से ही उसका शिष्य बनकर ही प्राप्त की जा सकती थी। नाइट बनने के लिए एक युवक को किसी नाइट के अधीन अनुशासित जीवन जीना पड़ता था। आगे बताया गया है, to become a knight, a young man had to lead a disciplined life under the observation of a knight. He was taught fighting skill so that he could protect the people from atrocities. तो उस नाइट को जो है एक प्रशिक्षित नाइट के साथ रहकर प्रशिक्षण लेना होता था। वह उसे प्रशिक्षित करता था, अनुशासित बनाता था, उसे युद्ध कौशल सिखाता था ताकि लोगों के अत्याचारों से रक्षा कर सके। आगे बता रहे हैं, द ऑनर ऑफ वुमेन एंड द एल्डरली वाज द एम ऑफ दिस ट्रेनिंग. The horseman who successfully trained was given the title of knight. तो बताया गया है यहाँ पर कि स्त्रियों वृद्धों का सम्मान व शूरवीरता की भावना भरना प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता था। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले घुड़सवार को नाइट की उपाधि दी जाती थी। तो ये जानकारी थी नाइट के विषय में। आगे हम जानेंगे पैराग्राफ नंबर 9 में एजुकेशन। तो यूरोप, मध्यकालीन यूरोप में एजुकेशन सिस्टम क्या था देखते हैं। क्रिश्चियनिटी वाज द फाउंडेशन ऑफ मेडिवल सोसाइटी एंड कल्चर. पीपल had complete faith in Christianity because they believed that they would get salvation only by following it. A scholar used to study language and literature only after getting inspired by the idea that it would help him to understand Christianity. तो यहाँ बताया गया है शिक्षा में मध्यकालीन समाज व संस्कृति का मूलाधार ईसाई मत ही था। लोगों की ईसाइयत में पूर्ण आस्था इसलिए थी क्योंकि वे यह मानते थे कि उन्हें मुक्ति केवल इसका पालन करने से ही प्राप्त होगी। भाषा और साहित्य का अध्ययन कोई विद्वान इसी विचार से प्रेरित होकर ही करता था कि उसे ईसाइयत के विचारों को समझने में सहायता मिले। आगे क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ फ्यूडेटरीज इन यूरोप डिड नॉट इवन नो हाउ टू राइट देयर नेम्स. देयर इंटरेस्ट वाज इन warfare. They were indifferent to education. The feudal lords considered writing work against their pride.
Primary education was dominated by the church. There was a school attached to churches and monasteries. तो यहाँ क्या बताया गया है, यूरोप में अधिकांश सामंत अपने नाम तक नहीं लिखना जानते थे। उनकी रुचि युद्ध विद्या में थी और शिक्षा के प्रति वे उदासीन थे। सामंत लिखने का काम अपनी शान के विरुद्ध मानते थे। प्राथमिक शिक्षा पर चर्च का आधिपत्य था। अधिकतर चर्च व मठों के साथ एक विद्यालय होता था। In these only those children who had taken a vow to adopt the life of a priest or monk got education. Many schools used to admit other students for a small fee. The syllabus was simple. Here, after the practice of the alphabet, prayer books written in Latin were recited. तो यहाँ क्या बताया गया है, बहुत ही अच्छी बात यहाँ बताई गई है शिक्षा से संबंधित। इनमें वे ही बालक पढ़ते थे जिन्हें पादरी या भिक्षुक जीवन अपनाने का व्रत लिया हो। कई विद्यालय अल्प शुल्क लेकर दूसरे छात्रों को भी प्रवेश दे देते थे और पाठ्यक्रम सरल था। यहाँ वर्णमाला के अभ्यास के बाद लैटिन भाषा में लिखित प्रार्थना पुस्तकों का पाठ कराया जाता था। आगे क्या कह रहा है, एट दैट टाइम लैटिन वाज द लिविंग लैंग्वेज। तो बहुत ही अच्छी बातें हमें पता चल रही हैं कि उस समय में जो है लैटिन भाषा वहाँ की आम बोलचाल की भाषा थी। और बता रहा है विच वाज स्पोकन बाय द क्लर्जी एंड एवरी एजुकेटेड पर्सन। लोकल डायलेक्ट्स सच एज इंग्लिश, फ्रेंच एटसेट्रा वर नॉट प्रैक्टिसाइज्ड। तो यहाँ बताया गया है कई बातें हमें जो है नई पता चल रही हैं यूरोपियन समाज के विषय में। तो देखिए उस समय में लैटिन जीवंत भाषा थी जिसे पादरी व हर पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलता था। स्थानीय बोलियों जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच आदि का पुस्तकीय भाषा के रूप में चलन नहीं हुआ था। तो आगे देखते हैं क्या कहा गया है। बहुत ही बढ़िया बातें हमें पता चल रही हैं। The school's discipline was strict. The student was punished for making a mistake. The condition of the education of ordinary people was pathetic. Hence, superstition prevailed in society. For the villagers, there was an inseparable relationship between religion and राइट्स। तो बताया गया है विद्यालय के अनुशासन कठोर थे। गलती करने पर छात्र को दंड मिलता था। आम जनमानस की शिक्षा की स्थिति दयनीय थी। अतः समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। ग्रामीणों के लिए धर्म और संस्कार के अभिन्न संबंध था। और इसी तरह से बताया गया है कि people used to make long journeys to the churches because teaching of sick the relics of a particular saint would cure their diseases। तो क्या बताया गया है, अतः समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। ग्रामीणों के लिए धर्म और संस्कार में अभिन्न संबंध था। गिरजाघरों तक लोग लंबी यात्राएं करके इसलिए पहुंचते थे कि किसी विशेष संत के अवशेषों को स्पर्श करने या देखने से उनके रोग दूर हो जाएंगे। रिचुअल्स, तंत्र, मंत्र एंड विचक्राफ्ट वर
प्रीवेलेंट इन सोसाइटी। तो बताया गया है समाज में कर्म कांड, तंत्र मंत्र, जादू टोने का प्रचलन था। आगे देखिए, स्टूडेंट वाशिंग टू गेट हायर एजुकेशन यूज्ड टू रीच यूनिवर्सिटीज लाइक पेरिस, ऑक्सफोर्ड, बोलोग्ना, रिटनबर्ग एटसेट्रा। To get a higher education in medicine or law, one had to enter these universities। तो बताया गया है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी पेरिस, ऑक्सफोर्ड, बोलगना और विंटेनबर्ग आदि विश्वविद्यालयों में पहुंचते थे। चिकित्सा और कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी इन विश्वविद्यालयों में प्रविष्ट होना पड़ता था। The life of university students was difficult. He had to arrange his own accommodation. Many students received very modest financial support from their families. The day of university graduates used to start early in the morning। तो क्या देखते हैं, विश्वविद्यालयों के छात्रों का जीवन कठिनाई पूर्ण था। उन्हें अपने आवास का प्रबंध स्वयं करना पड़ता था। अनेक छात्रों को अपने परिवारों से बहुत मामूली आर्थिक सहायता मिलती थी। विश्वविद्यालयों के स्नातकों का दिन सुबह जल्दी आरंभ हो जाता था। और आगे बताया गया है कि some students used to eat a small amount of food after having a bath in cold water। तो यहाँ क्या बताया गया है, तो देखिए, अधिकांश बिना कुछ खाए ही पढ़ने चले जाते थे। शीत जल से स्नान करते थे। तो बहुत से यहाँ कष्ट उनको उठाने होते थे। मोस्ट ऑफ देम वेंट टू स्टडी विदाउट ईटिंग एनीथिंग। कुछ भी खाए बगैर वो कई दफ़ा पढ़ने चले जाते थे। आफ्टर स्पेंडिंग द होल डे इन स्टडी एंड डिबेट दे यूज्ड टू रिटर्न एट डिनर टाइम। और फिर देखिए, सारा दिन अध्ययन और वाद विवाद में व्यतीत करके रात्रि भोजन के समय लौटते थे। Only the teacher used to sit on the chair in the class and the student used to sit on the floor in front of the teacher. They followed religion. They had a strong desire for salvation. They study of God and all things related to Him come under religion. There was not much room for argument in the field of God and religion। तो देखिए क्या बताया है, कक्षा में कुर्सी पर केवल शिक्षक बैठता था तथा शिक्षार्थी शिक्षक के सामने जमीन पर बैठते थे। लोग धर्म परायण थे, उनमें मुक्ति की इच्छा प्रबल थी। ईश्वर तथा उससे संबंधित सभी बातों का अध्ययन धर्म शास्त्र के अंतर्गत आता था। ईश्वर और धर्म के क्षेत्र में तर्क के लिए ज्यादा स्थान नहीं था। यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम दे रखे हैं। मध्यकालीन यूरोप की कुछ विश्वविद्यालयों के नाम हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, ये इटली में है। तो बोलोग्ना जो यूनिवर्सिटी है ये इटली में है। और यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ये फ्रांस में है। और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ये इंग्लैंड में है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है। यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग ये जर्मनी में है। तो हमें इनके जो शिक्षा का स्ट्रक्चर होता था यूरोपीय समाज का, वो हमने देखा। आगे भी कुछ बताया गया है, यहाँ हम देख लेते हैं कि एसेंशियली Christianity had a great influence on medieval European society. There was a tremendous increase in the
power and wealth of the church due to the fact that the clergy of the upper class become luxuriant, immoral and corrupt। तो क्या बताया गया है? मूल रूप से मध्यकालीन यूरोपीय समाज में ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रभाव था। चर्च की शक्ति संपत्ति में अपार वृद्धि हुई और जिससे उच्च वर्ग के पादरी विलासी, अनैतिक और भ्रष्टाचारी हो गए। तो ये बताया गया है, although the church played a major role in the field of knowledge and education was religion centered। तो क्या बताया गया है? यद्यपि चर्च ने ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन शिक्षा धर्म केंद्रित थी। शिक्षा जो है धर्म केंद्रित थी। तो फ्यूडलिज्म स्प्रेड इट्स फीट इन यूरोप एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्यूडलिज्म ऑन यूरोपियन सोसाइटी इंक्रीज्ड। तो क्या कह रहा है कि सामंतवाद ने यूरोप में अपने पांव फैलाए और यूरोपीय समाज पर सामंतों का प्रभाव बढ़ा। द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स वाज पैथेटिक। वुमेन आल्सो डिड नॉट हैव इक्वल स्टेटस। यूरोपियन सोसाइटी वाज इन द डार्क एज। तो बताया गया है कि किसानों की स्थिति दयनीय थी, स्त्रियों को समानता का दर्जा प्राप्त नहीं था, यूरोप का समाज अंधकार युग में था। तो ये यूरोप के कल्चर के विषय में हमने जाना है। हमारा नेक्स्ट जो वीडियो का पार्ट आएगा उसमें हम कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी के विषय में पढ़ेंगे कि इंडिया में जब यूरोप में ये सारी चीज़ें घट रही थी, ये सारी कंडीशन थी, जब यूरोप में ये सारी चीज़ें घट रही थी और उसकी जो कंडीशन थी, उसी समय के दौरान हमारे इंडिया में क्या हालात थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा और इसका पार्ट नंबर 2 में हम इस वीडियो को, इस चैप्टर को ही फिनिश कर देंगे। तो 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी बनी है, आप लोगों की नॉलेज के लिए इम्प्रूवमेंट करेगी, आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट करेगी, आपकी स्टडी को सुधारेगी, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और जितने भी न्यू पीपल्स, जितने भी न्यू मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, तो जिससे आप वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं संजय कुमार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।